दोस्तों, आज की कहानी प्रीतम नाम के एक लड़के की है। उसका काम पुराने घर को पेंटिंग करना था। वो पुराने से भी पुराने घर को अपने रंगों में ऐसा भर देता था कि लोग उसके काम देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते थे। मगर उसे ये पता नहीं था कि उसकी यही काम एक दिन उसकी जान की दुश्मन बन जाएगा। एक दिन उसे एक ऐसी हवेली को पेंटिंग करने के लिए भेजा गया जहां लोग जाते तो थे मगर कोई भी वापस नहीं आता था। आखिर उस हवेली के अंदर क्या था और प्रीतम के साथ उस हवेली में क्या क्या हुआ, आज की कहानी में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों को एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आप लोगों को हमारा ये छोटा सा कहानी पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक और हो सके तो चैनल को एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपकी इस छोटी सी योगदान से हमें नई नई कहानी लाने का प्रेरणा मिल सके। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होता है मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाले प्रीतम तिवारी नाम के एक लड़के से। प्रीतम बहुत ही टैलेंटेड और दिल का साफ इंसान था। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी उसके दिमाग में पढ़ाई नहीं घुसा। वो बहुत कोशिश किया पढ़कर एक अच्छी सी सरकारी नौकरी करने के लिए, मगर अच्छे से पढ़ाई ना कर पाने के वजह से उसे बीच में ही कॉलेज छोड़ना पड़ा। प्रीतम को पेंटिंग करने का बहुत ही शौक था। उसे तरह तरह के रंगों को मिक्स करके एक नया डिजाइन बनाना बहुत पसंद आता था। एक दिन वो अपने पुराने घर को पेंटिंग करने के लिए सोचा। बाहर से जितने भी आदमी को वो बुलाया, वो आदमी बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे थे। प्रीतम के पास उस वक्त पैसा बहुत ही कम था, इसलिए उसने सोचा कि अपने घर को वो खुद ही डेकोरेट करेगा, और उसने वैसा ही किया। 2-3 दिन के बाद अपने घर को ऐसा डेकोरेट किया कि सारे लोग देखकर हैरान थे। उसके काम को देखकर लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए और लोग अपने घर को भी डेकोरेट करने के लिए सोचने लगे। उस दिन के बाद लोग प्रीतम को अपने घर की पेंटिंग करने का काम सौंपने लगे और उसके लिए प्रीतम को अच्छा खासा पैसा भी मिल रहा था। धीरे धीरे करके प्रीतम का कारोबार बढ़ता गया। गांव तो छोड़ो, यहाँ तक कि शहर के लोग भी प्रीतम को अपने घर की पेंटिंग करने के लिए बुला रहे थे। प्रीतम को एक दिन एक खत मिला। उसमें भेजने वाला का नाम और एड्रेस कुछ भी नहीं लिखा गया था, मगर उस खत में ये लिखा गया था कि सर, आपके बारे में लोगों से बहुत ज़्यादा तारीफ सुना हूँ। लोग कहते हैं कि कितना भी पुराना घर क्यों ना हो, आपकी पेंटिंग से उस घर में जान आ जाता है। आपके लिए मेरे पास एक काम है। मेरा भी एक पुराना बंगला है। अगर आप चाहे तो मेरे बंगले को आप अपने हाथों से पेंटिंग कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको मुँह मांगा इनाम भी देने के लिए तैयार हूँ। अगर आप ये काम करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पर आप एक मिस कॉल जरूर कर दीजिएगा। आगे का प्रोसेस हमारे लोग आपको समझा देंगे। और हाँ, एडवांस के रूप में आपके बैंक खाते पर 10 लाख रुपया जमा कर दिया जाएगा। बाकी का आपका जितना भी फीस हो काम खत्म होने के बाद आपको दिया जाएगा। ये खत पढ़ने के बाद प्रीतम को बहुत ज़्यादा हंसी आई। उसने सोचा कि शायद उसके साथ कोई मजाक कर रहा है। एक घर को पेंटिंग करने में 10 लाख रुपया एडवांस वाला कौन देता है। आज से पहले प्रीतम जितना भी बड़े से बड़ा घर पेंटिंग किया है, उससे ज़्यादा उस घर को पेंटिंग करने के लिए 70 या फिर 80 हजार ही मिला है। उससे ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में वो कभी कमाई किया ही नहीं था। और एक घर को पेंटिंग करने के लिए 10 लाख रुपया एडवांस मिल रहा है, ये सोचकर प्रीतम को हंसी आने लगा। उसे लगा कि शायद कोई लोग उसके साथ मजाक कर रहे हैं। ये सोचकर प्रीतम उस चिट्ठी को घर की एक कबर्ड में फेंक दिया और प्रीतम उस बात को पूरी तरह से भूल गया था। 1 महीने के बाद प्रीतम का 8 साल का लड़का, जो कि सीढ़ी से नीचे उतरते वक्त गिर जाने के वजह से उसके सर पर काफी ज्यादा चोट लग जाता है। प्रीतम अपने बेटे को बड़े से बड़े हॉस्पिटल लेकर गया, मगर सारे डॉक्टर ये मना करते हुए कहने लगे कि नीचे गिरने के वजह से उसके सर पर काफी ज्यादा गहरा चोट लगा है। इसका इलाज हम यहाँ नहीं कर सकते हैं, मगर एक ऐसा डॉक्टर है जो मुंबई में रहते हैं। अगर वो चाहे तो आपके बच्चे को वो बचा सकते हैं, मगर उनका फीस बहुत ज़्यादा है। वो छोटे से छोटे ऑपरेशन करने के लिए भी 20-25 लाख रुपया लेते हैं। 20-25 लाख का नाम सुनते ही प्रीतम को बहुत ज़्यादा गहरा सदमा लगा, क्योंकि पूरी ज़िंदगी में वो जितना भी कमाई किया था उसके बैंक बैलेंस में ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 लाख ही पड़ा था। इतने सारे पैसा वो कहाँ से लाएगा, ये सोच सोचकर प्रीतम अपने सर पर हाथ रखकर रोने लगा। अगर वो अपना घर, जमीन, जायदाद सब बेच देगा, उसके बाद भी उसके पास 25 लाख रुपया नहीं होगा। प्रीतम के परिवार और दोस्त उसे ये समझाते हुए कह रहे थे कि तुम टेंशन मत लो, कुछ ना कुछ बंदोबस्त जरूर हो जाएगा।
भगवान के यहाँ देर है मगर अंधेर नहीं। ये बातें सुनने के लिए प्रीतम को अच्छा तो लगता था, मगर मन ही मन प्रीतम ये जानता था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो चाहकर भी 25 लाख रुपया इकट्ठा नहीं कर पाएगा। प्रीतम घूम घूम कर लोगों से घर की पेंटिंग करने के लिए एडवांस भी लेने लगा और उससे जितना भी हो सका वो लोगों से कर्जा भी लाया था। मगर सारे पैसे मिलाने के बावजूद भी प्रीतम के पास अभी भी 5 लाख रुपया कम पड़ रहा था। प्रीतम को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक दिन वो कबर्ड की सफाई करते समय उसे वो लेटर मिलता है, जिसे वो किसी का मजाक समझकर उस लेटर को फेंक दिया था। प्रीतम एक बार उस लेटर को फिर से पढ़ने लगा और एक बार सोचने लगा, इस नंबर पर मिस कॉल देने से मेरा तो कोई नुकसान नहीं होने वाला है, एक बार ट्राई करने से क्या जाता है। ये सोचकर प्रीतम उस लेटर पर लिखा गया नंबर पर एक मिस कॉल दिया। थोड़ी समय इंतजार करने के बाद प्रीतम को उसी नंबर से एक मैसेज आया। उसमें लिखा गया था कि सर, क्या आप हमारे बंगले को पेंटिंग करने के लिए इंटरेस्टेड है। प्रीतम ने उस मैसेज का रिप्लाई करते हुए लिखा कि हाँ, मैं पेंटिंग करना चाहता हूँ। थोड़ी समय के बाद फिर से एक मैसेज आया। लिखा गया था कि सर, आपका मैसेज हमें मिल गया है। आखिरी सवाल, हमारा एक शर्त है, आपको जितनी चाहिए मुंह मांगी कीमत आपको मिल जाएगा, मगर एक बार आप ये काम अपने हाथों पर ले लिया तो आप काम आधे में नहीं छोड़ सकते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको ये काम पूरा करना ही पड़ेगा। अगर किसी वजह से आप ये काम छोड़ना चाहते हैं तो आपको दिए गए रकम के अनुसार आपको 3 गुना हमें वापस लौटाना पड़ेगा। अगर आप इस शर्त पर राजी है तो आपका बैंक अकाउंट नंबर हमें सेंड कर दीजिए। थोड़ी देर के लिए प्रीतम सोच में पड़ गया। आखिर कौन है वो जो मेरे साथ इतना घटिया मजाक कर रहा है। वैसे भी मेरे अकाउंट में कुछ भी पैसा नहीं है। ये सोचकर प्रीतम अपना अकाउंट नंबर मैसेज कर दिया। ठीक 5 मिनट के बाद प्रीतम के मोबाइल पर एक मैसेज आया, जिसमें लिखा गया था कि कांग्रेचुलेसन, आपके खाते पर 10 लाख रुपया जमा कर दिया गया है। वो मैसेज किसी और से नहीं बल्कि उसकी बैंक से आया था। ये पढ़ने के बाद प्रीतम हैरान हो गया। अरे ये क्या, जिसे मैं मजाक समझ रहा था आखिर वो सच निकला। तभी प्रीतम ने सोचा कि जो भी हो, भगवान सच में होते हैं। मेरे सहायता करने के लिए भगवान ने इस इंसान को मेरे पास भेजा है। ये सोचकर प्रीतम अपने बेटे के ऑपरेशन करने के लिए सारे रुपए इकट्ठा किया और अपने बेटे को लेकर वो मुंबई चला गया। और 2 दिन के बाद उसके बेटे के ऑपरेशन शुरू हुआ। डॉक्टर ने बताया कि आपके बेटे के ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है, कोई डरने की बात नहीं है। बस आपके बेटे को 1 महीने की बेड ज्वाइन करना पड़ेगा। प्रीतम ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है, मेरे बेटे का तबीयत तो ठीक हो गया ना। ठीक उसी समय प्रीतम के मोबाइल पर उसी नंबर से एक मैसेज आया, जिसमें लिखा गया था कि जितनी जल्दी हो सके तुम जल्दी से जल्दी इस पट्टे पर जाकर अपना काम शुरू करो। और नीचे एक एड्रेस दिया गया था। उस एड्रेस को देखते ही प्रीतम बहुत ज्यादा खुश हो गया, क्योंकि वो एड्रेस किसी और जगह की नहीं बल्कि मुंबई का ही था। प्रीतम ने सोचा कि 1 महीने के लिए वो अपने बेटे को मुंबई की वो हॉस्पिटल में वैसे भी बेड ज्वाइन तो किया है, क्यों ना इसी 1 महीने के अंदर उस घर में जाकर पेंटिंग का काम शुरू किया जाए। ये सोचकर प्रीतम उस एड्रेस को लेकर प्रीतम एक ऑटो वाला के पास गया और कहने लगा कि भैया, मुझे इस पते पर जाना है। वो ऑटो वाला उस एड्रेस को पढ़ने के बाद थोड़ी देर के लिए प्रीतम को यूं ही देखने लगा। क्या भाई, लगता है आप मुंबई में नए हो। प्रीतम ने कहा कि मैं कुछ समझा नहीं, आपको कैसे पता चला कि मैं मुंबई में नया हूँ। तभी ऑटो वाला मुस्कुराते हुए कहने लगा, और नहीं तो क्या, जिस बंगले का आप एड्रेस मुझे दिखा रहे हो उस बंगले के आसपास भी लोग जाने के लिए डरते हैं। अगर आप यहाँ के होते तो भूल कर भी उस बंगले के आसपास भी जाने के लिए नहीं सोचते। चलो मुझे क्या, ऑटो में बैठिए, मैं आपको लेकर उस जगह पर छोड़ देता हूँ, मगर हाँ, उस बंगले के पास मैं नहीं जाऊंगा। तभी प्रीतम ने कहा कि ठीक है। ये कहने के बाद प्रीतम ऑटो के अंदर बैठ गया। थोड़ी ही दूर जाने के बाद प्रीतम उस ऑटो वाला को पूछने लगा कि भैया, आखिर उस बंगले में ऐसा क्या है जो लोग उस जगह पर जाने के लिए डरते हैं। ऑटो वाला ने बताया कि मुझे ठीक से तो पता नहीं है, लेकिन सब लोग ये कहते हैं कि 5 साल पहले उस बंगले में एक हादसा हुआ था। गैस की सिलेंडर फटने की वजह से वहां पर रुके हुए एक राकेश नाम का लड़का का मौत हो गया था, और तब से लेकर आज तक उस बंगले की मरम्मत नहीं हुआ है। लोग कहते हैं कि जो भी उस बंगले का मरम्मत करने के लिए अंदर जाता है वो वापस कभी भी लौट कर नहीं आते हैं। वैसे एक बात बता दूं, हाँ, इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो मुझे नहीं पता है, मगर वहाँ के सारे लोग ये कहते हैं कि
राकेश का आत्मा अभी भी उस बंगले में भटकता रहता है। ये सुनने के बाद प्रीतम जोर जोर से हंसते हुए कहने लगा कि अरे बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात के लिए तुमने मुझे खामोखा डरा दिया। वैसे दोस्त, भूत प्रेत हकीकत में नहीं होते हैं, ये तो बस इंसानों की एक मनगढ़ंत कहानियां हैं। वैसे मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि उस बंगले में मैं क्यों जा रहा हूँ। मैं उस बंगले में इसलिए जा रहा हूँ कि उस बंगले का मरम्मत करके उसका अच्छी तरह से पेंटिंग कर सकूं। और हाँ, 1 महीने के बाद तुम फिर से उस बंगले के पास आकर देखना, वो बंगला पहले से भी बहुत ज्यादा खूबसूरत तुम्हें दिखाई देगा। ऑटो वाला ने कहा कि चलो भाई देखते हैं, काश तुम्हारे बातें सच हो। और कुछ समय के बाद वो ऑटो वाला प्रीतम को लेकर एक जगह पर उतार दिया। भाई, आपके साथ मेरा सफर यहाँ तक ही था, यहाँ से थोड़ी ही दूर आप आगे जाइए। वहां जाने के बाद आपको एक बड़ा सा बंगला दिखाई देगा, वही बंगला आपका मंजिल है। ये कहने के बाद वो ऑटो वाला वहां से चला जाता है। प्रीतम उस ऑटो वाला के बताए गए रास्ते पर वो चलने लगता है। थोड़ी दूर जाने के बाद प्रीतम को एक बहुत ही बड़ा बंगला दिखाई देता है। दिखने में वो बंगला बहुत ही पुराना था और काफी गंदा भी। प्रीतम धीरे धीरे करके जैसे ही उस बंगले के नजदीक पहुंचा, उसने देखा कि बंगले के बाहर एक आदमी खड़ा था। वो आदमी प्रीतम को देखते ही भागता हुआ प्रीतम के पास आया और कहने लगा कि साहब, मेरा नाम मनोज है, मैं यहाँ से थोड़ी दूर एक झोपड़ी में रहता हूँ। मेरा काम यहाँ के आसपास बागानों में पानी देना और उसका साफ सफाई करना है। आज सुबह ही मालिक का फोन आया था कि कोई इस बंगले में रहने के लिए आने वाला है। सुना है कि आप इस बंगले को पहले की तरह कलरफुल बनाने वाले हैं। चलो अच्छी बात है, ये रहा बंगलों की चाबी। आपको जो भी सामान चाहिए बिना शर्माए हमें बता दीजिएगा, हम आपके लिए सारे सामान ला देंगे। वैसे आपको कभी भी किसी चीज का जरूरत पड़े तो मुझे आवाज दे दीजिएगा, मैं पास में ही रहता हूँ, ठीक है ना साहब। ये कहकर वो इंसान वहां से जाने ही वाला था कि प्रीतम ने पूछा, सुनिए, क्या आप मेरे साथ अंदर नहीं आएंगे। अंदर आने की बातें सुनते ही वो इंसान घबराते हुए कहने लगा कि अरे नहीं नहीं, हम अंदर नहीं जा सकते हैं, हम ठहरे नौकर लोग, वैसे भी हमें इस बंगले के अंदर जाने की अनुमति नहीं है। आप जाइए, आप जाकर अपना काम कीजिए। ये कहते हुए वो इंसान वहां से चला जाता है। मगर प्रीतम को उस इंसान की शक्ल पर घबराहट साफ दिखाई दे रहा था। प्रीतम ने अपना सारा सामान उठाया और बंगले के अंदर चला गया। बंगले के अंदर पहुंचने के बाद प्रीतम ने देखा कि वो बंगला पूरी तरह से जला हुआ था, चारों तरफ मकड़ी का जाल। वो देखकर प्रीतम सोच में पड़ गया कि इस बंगले को सिर्फ सफाई करने में ही मुझे 2-3 दिन लग जाएगा। जो भी हो, काम वो लिया है तो उसे करना ही पड़ेगा। ये सोचकर प्रीतम सारा सामान एक कमरे के अंदर रखा और साफ सफाई का काम शुरू कर दिया। पूरे दिन भर साफ सफाई का काम करके प्रीतम थक गया था। शाम होते ही प्रीतम को बाहर से एक आवाज सुनाई दिया। वो आवाज मनोज का था। मालिक, ओ मालिक, क्या आप घर में हो या नहीं, या फिर भाग गए? मैं आपके लिए खाना लेकर आया था, गर्मा गर्म खाना है, ओ मालिक। तभी प्रीतम बंगले से बाहर निकला और कहने लगा, अरे मनोज, तुम बाहर क्यों खड़े हो? घर के अंदर आना चाहिए था ना, आ जाओ बंगले के अंदर, तुम आ जाओ। अरे नहीं नहीं, हम घर के अंदर नहीं जाएंगे। क्या है ना, हम आपके लिए गर्मा गर्म खाना लाए थे, हमारे घर में बहुत काम है। क्या है ना, आज आपका पहला दिन था, इसलिए सोचा कि आपके लिए कुछ खाना लेकर आ जाऊं। वैसे मैं बता देता हूं कि कल से आपका खाना आपको खुद ही पकाना पड़ेगा। ये लीजिए टिफिन, आप खाना खाकर आराम कीजिए, मैं सुबह आकर इस टिफिन को लेकर चला जाऊंगा। ये कहकर मनोज वहां से चला जाता है। प्रीतम टिफिन लेकर घर के अंदर गया। वैसे भी पूरे दिन भर साफ सफाई का काम करके प्रीतम को काफी ज्यादा भूख भी लग रहा था, इसलिए प्रीतम पूरे टिफिन को खाली कर दिया। खाना खाने के बाद प्रीतम को थोड़ा सा अच्छा महसूस हुआ। प्रीतम ने हॉस्पिटल फोन लगाया अपने बीबी को। हॉस्पिटल में बीबी और उसके पिताजी थे। प्रीतम ने अपनी पत्नी को बताया कि उसे और भी ज्यादा दिन लेट हो सकता है, क्योंकि काम ज्यादा है और बंगला भी बहुत बड़ा है। वो जितना सोचा था वो बंगला उसके उम्मीद से ज्यादा बड़ा है। प्रीतम ने बताया कि अपने बेटे को ठीक समय पर दवाई देते रहना और बाबूजी के साथ साथ खुद का भी तबीयत का ख्याल रखना। मैं बहुत जल्दी ही काम खत्म करके वापस आऊंगा। काफी ज्यादा थकान के कारण प्रीतम उस रात को आराम से सो गया। जैसे ही अगले दिन सुबह हुआ तो मनोज, जो उस बंगले की माली था, उस बंगले की चारों ओर गार्डन की देखभाल करने के लिए जिसे रखा गया था, मनोज सुबह सुबह आकर बंगले के बाहर खड़ा होकर बंगले के अंदर देख रहा था। थोड़ी देर के बाद प्रीतम बंगले से बाहर निकल कर आया
मनोज को देखकर प्रीतम कहने लगा कि अरे मनोज, तुम सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, मैं समझ गया, लगता है तुम रात के टिफिन लेने के लिए वापस आए हो। मैं अभी आपका टिफिन लेकर आता हूँ। प्रीतम वापस टिफिन लेने के लिए बंगले के अंदर जा ही रहा था कि मनोज पीछे से आवाज देते हुए कहने लगा कि सर, आप खुद को ज्यादा तकलीफ मत दीजिए, मैं मेरा टिफिन ले चुका हूँ। और पता नहीं मुझे आज ऐसा क्यों लग रहा है कि आप ये बंगला छोड़कर आज जाने वाले हो। प्रीतम ने कहा नहीं तो, वैसे तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि आज मैं ये जगह छोड़कर जाने वाला हूँ? सर, अगर आप जाने वाले नहीं हो तो आप अपना सामान घर के बाहर क्यों फेंके हैं? जरा बाहर तो देखिए। प्रीतम ने देखा कि उसका सारा सामान बंगले के बाहर बिखरा हुआ पड़ा था। ऐसा लग रहा था कि उसका सारा सामान बंगले से कोई बाहर फेंक दिया हो। प्रीतम को थोड़ा सा हैरानी हुई, आखिर उसका सामान बंगले से बाहर कौन फेंका है, ये सोचने लगा। प्रीतम समझ गया था कि वो जो कोई भी न क्यों न हो, वो चाहता है कि प्रीतम उस बंगले के अंदर ना रहे। और इसी बात का पता लगाने के लिए प्रीतम हंसते हुए कहने लगा कि अरे नहीं नहीं, ये सब मैं ही बाहर फेंका हूँ। कल रात को क्या हुआ कि मैं अपना एक सामान ढूंढ रहा था जो बैग के अंदर मुझे नहीं मिला, इसलिए मैं टेंशन में आकर सारा सामान गुस्से से बाहर फेंक दिया। तुम ये सब ध्यान मत दो, थोड़ी देर के बाद मैं रेडी होकर आता हूँ, मुझे मार्केट जाना है, क्या तुम मेरे साथ मार्केट चलोगे? मनोज ने कहा क्यों नहीं साहब, चलते हैं ना मार्केट। वैसे भी मार्केट का सारे लोग मेरे पहचान वाले हैं, अगर मैं आपके साथ जाऊंगा तो आपको ऊपर से डिस्काउंट भी मिलेगा। मनोज प्रीतम का बाहर इंतजार करने लगा। प्रीतम थोड़ी देर के बाद रेडी होकर बाहर आया और कहने लगा मनोज भाई, चलो चलते हैं मार्केट, कुछ शॉपिंग करना है। वैसे तो तुम आज मुझे खाना नहीं खिलाने वाले हो, इसलिए सोच रहा हूँ कि मार्केट जाकर मेरे लिए खुद का सामान कुछ लेकर आ जाऊँ। मनोज शर्माते हुए कहने लगा कि अरे नहीं साहब, मेरा आपको कहने का मतलब ये था कि अगर आप खुद खाना पकाकर खाओगे तो आपका मनपसंद खाना आप बनाकर खा सकते हो। मैं ठहरा गरीब आदमी और मुझे खाना भी ठीक से पकाना नहीं आता है, अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए तो आपको बुरा लगेगा, इसलिए बस मैं रात को मजाक मजाक में आपको कह रहा था, मेरे बात को बुरा मत मानिएगा साहब। प्रीतम ने कहा अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, तुम्हारे बात का मैं बुरा क्यों मानूं? वैसे देखा जाए तो तुम सही कह रहे थे, मैं यहाँ 2-3 दिन का मेहमान तो नहीं हूँ, यहाँ का काम खत्म करने के लिए मुझे काफी दिन लगने वाला है, इसलिए मैं खुद का सामान लाकर खुद ही खाना पकाकर खाऊंगा। दोनों मिलकर ऐसे ही बातचीत करते करते मार्केट चले गए और मार्केट से प्रीतम उसका जरूरी सामान खरीदने लगा। सामान खरीद कर लौटते लौटते दोपहर हो गया था। मनोज ने कहा कि साहब, बुरा ना माने तो आपको एक बात बताना चाहते हैं, आप दिल का अच्छे इंसान है। क्या कल रात को जब आप बंगले के अंदर सो रहे थे तो आपके साथ कुछ अजीब घटनाएं घटी? मेरा मतलब कुछ अनहोनी घटना। मनोज की बातें सुनने के बाद प्रीतम मुस्कुराते हुए कहने लगा कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? तुम जो भी कहना चाहते हो मेरे साथ खुलकर बात कर सकते हो। मनोज अरे नहीं नहीं साहब, मैं तो बस ऐसा ही कह रहा था, ठीक है मैं चल रहा हूँ, मेरा टाइम हो गया, ये कहकर मनोज वहां से चला जाता है। प्रीतम सारा सामान लेकर बंगले के अंदर गया। वो कमरे के दरवाजे खोलकर देखा कि उसका जितना भी ड्रेस पैंट था, वो अपने साथ जितना भी ड्रेस पैंट लेकर गया था, सारा का सारा ड्रेस पैंट किसी ने नुकीले चाकू से काट कर फाड़ दिया था। ये देखने के बाद प्रीतम को थोड़ा सा अजीब सा लगा। वो सोच रहा था कि सुबह सुबह उसका सारा सामान जो बंगले के बाहर फेंका गया था वो शायद मनोज ने फेंका होगा, मगर आज मनोज पूरे दिन भर मार्केट में उसके साथ घूम रहा था, तो फिर कमरे के अंदर उसका ड्रेस पैंट को किसने फाड़ा है? मनोज ने कहा ठीक है, जो भी है इसका पता तो मैं लगा कर ही रहूंगा। और वो खाना पकाने लगा। खाना पकाने के बाद वो खाना खाया और फिर से घर की साफ सफाई करने में लग गया। और साफ सफाई करते करते शाम हो गया। प्रीतम ने एक बात का नोटिस किया कि वो जितना भी घर का साफ सफाई करता, घर की गंदगी और भी ज्यादा बढ़ती ही जा रही थी, मगर फिर भी वो हार नहीं माना। वो मन ही मन कह रहा था कि तुम जो भी हो, मैं तो इस बात का पता लगा कर ही रहूंगा और इस घर को साफ करके, इस घर को रंग करके ही जाऊंगा। तभी अचानक किचन से कुछ आवाजें सुनाई दिया। उस आवाज से ऐसा लग रहा था कि कोई भूखा जानवर उसके किचन के अंदर घुस गया है। प्रीतम भागता हुआ किचन के अंदर गया। वहां जाकर देखा कि किचन के अंदर कोई भी नहीं था, मगर उसके किचन के अंदर रखा गया सारा खाना
किसी ने नीचे गिरा दिया था। फिर भी प्रीतम ने कुछ नहीं कहा। वो फिर से खाना बनाया और खाना खाकर रात में आराम से सो गया। रात के 1 या 2 बजा होगा। प्रीतम के कानों पर कुछ अजीब सा आवाजें सुनाई दिया। उस वक्त प्रीतम को ऐसा लगा कि उस बंगले के अंदर कोई रो रहा है। वो अपने कमरे की लाइट लगाने की कोशिश किया, मगर उस वक्त बिजली नहीं था। प्रीतम अपने मोबाइल की टॉर्च लाइट ऑन किया और उसने बंगले की चप्पा चप्पा छान मारा। आखिर वो इंसान कौन है जो बंगले के अंदर रो रहा है, इस बात का पता लगाने की कोशिश किया, मगर प्रीतम को उस बंगले के अंदर कोई भी नहीं नजर आया। तभी प्रीतम ने सोचा कि शायद ये उसका कोई वहम होगा। ये सोचकर प्रीतम आकर बिस्तर में फिर से सो गया। सोने की थोड़ी देर बाद प्रीतम को फिर से आवाजें सुनाई दिया। प्रीतम को साफ साफ एक इंसान की रोने की आवाजें सुनाई दे रहा था। उसकी रोने की आवाज सुनकर प्रीतम रात में ठीक से सो नहीं पाया और रात के 4 बजे प्रीतम का आँख थोड़ा सा लग गया और अचानक ही उसके कानों पर बाहर किसी के नीचे गिरने का आवाज आया। प्रीतम भागता हुआ बाहर गया। उसने देखा कि बाहर उसका सारा सामान कोई फेंक दिया था। ये सब देखने के बाद प्रीतम को समझ में आ गया था कि बाहर के लोग इस बंगले के बारे में जो भी बातें कर रहे हैं वो हकीकत था। हो ना हो उस बंगले में किसी का आत्मा जरूर है और थोड़ा बहुत डर भी प्रीतम को लगने लगा था। प्रीतम ने सोचा कि एक भूतिया बंगला में रहने से अच्छा है कि मैं अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाऊं। तभी अचानक उसकी नजर बंगले के ऊपर वाले खिड़की में पड़ा। उसने देखा कि ऊपर वाले कमरे से उसे कोई झांक रहा है। ये सब देखने के बाद प्रीतम के माथे से पसीना निकल आया था और सुबह के 4 बजे ही वो अपना सारा सामान उठाकर वहां से भाग निकला। वो सीधा बस स्टैंड पहुंचा और पता नहीं क्यों वो सोच में पड़ गया। अगर वो वहां से भागकर चला जाता है तो शर्त के मुताबिक उसे उसके ओनर को 30 लाख रुपया देना पड़ेगा, क्योंकि शर्त ये था कि अगर वो काम किसी वजह से आधे में छोड़कर जाता है तो जितना भी वो रुपया ओनर से लिया है उसका 3 गुना पैसा वो ओनर को वापस लौटाना पड़ेगा। ये सोचकर प्रीतम की कदम आगे बढ़ नहीं पाया। प्रीतम ने सोचा कि जिस इंसान के वजह से आज उसके बेटे की ऑपरेशन ठीक ठाक हो पाया है, उस इंसान का काम किए बगैर वो वापस कैसे जा सकता है। वैसे भी प्रीतम के पास 30 लाख रुपया लौटाने के लिए था ही नहीं, इसलिए वो मजबूरन उस बंगले में वापस लौटकर चला गया। आज उसका 3री दिन था। अभी तक वो पेंटिंग का काम शुरू भी नहीं किया था। वो तो सिर्फ घर की सफाई में लगा हुआ था और उसने एक और दिन घर की सफाई में बिता दिया। और जैसे ही रात हुआ प्रीतम हवेली के उस कमरे में गया जिस कमरे में आग लगने के वजह से राकेश का मौत हुआ था, क्योंकि प्रीतम को पता था लोगों का कहना अगर सच है, हवेली के अंदर कोई आत्मा है, हो ना हो वो राकेश का ही होगा, क्योंकि कई साल पहले उस हवेली में आग लगने की वजह से राकेश का ही मौत हुआ था। क्योंकि प्रीतम को समझ में आ गया था कि ये वक्त डरकर मुसीबत से भागने से नहीं बल्कि मुसीबत का सामना करने से ही ये इस प्रॉब्लम का सलूशन होगा। और कहने लगा कि तुम जो भी हो, मुझे पता है कि तुम मुझे सुन पा रहे हो और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम कोई बुरे आत्मा नहीं हो। अगर तुम सच में कोई बुरे आत्मा होते तो 2 दिन तक मैं इधर रुकने के बावजूद भी मैं एक सही सलामत हूँ। तुम मुझे नुकसान पहुंचा सकते थे, मगर तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आखिर तुम चाहते क्या हो? भले ही तुम मुझे इस हवेली में मार डालो, मगर जब तक इस हवेली का काम पूरा नहीं होता मैं इस जगह से नहीं जाने वाला हूँ। ये कहने के बाद प्रीतम रात भर उसी कमरे में बैठा रहा, मगर उस दिन रात को प्रीतम को कोई भी अजीबोगरीब आवाजें नहीं सुनाई दिया। जैसे ही सुबह हुआ पहले प्रीतम हवेली के बाहर जाकर अपना सामान ढूंढने लगा, मगर हैरानी की बात ये थी कि उस दिन उसका सामान हवेली के बाहर कोई फेंका ही नहीं था। इसी बात से प्रीतम को काफी ज्यादा खुश लगा। जब वो हवेली के अंदर गया उसने देखा कि हवेली का सारा दीवार खुद ब खुद साफ हो चुका था। अब हवेली में कोई भी गंदगी नहीं था। ये सब देखने के बाद प्रीतम की आंखों से खुशी के आंसू झलक रहे थे। उसने हवेली की चारों ओर दीवारों पर देखते हुए अपना सर झुकाकर धन्यवाद कहने लगा। धन्यवाद मेरा बात समझने के लिए, धन्यवाद मुझे समझने के लिए, धन्यवाद मेरा साथ देने के लिए। अगर मैं तुम्हारा किसी भी काम आ सकूं तो मुझे जरूर बताना।
ये कहते हुए प्रीतम सच में रोने लगा था। तभी अचानक ही एक कलर का डिब्बा नीचे गिरकर प्रीतम के पाँव के पास आकर रुक गया। ये सब देखने के बाद प्रीतम डरने के बजाय ये समझ गया था कि काम अभी पूरा नहीं हुआ है, काम तो अभी बाकी है, अभी घर की पेंटिंग करना है। ये सोचकर प्रीतम कलर की डिब्बे को अपने हाथों पर लिया और घर को रंगना शुरू कर दिया। प्रीतम को जो भी सामान की जरूरत पड़ता, जो भी रंगों की जरूरत पड़ता, वो रंग, वो सामान खुद ब खुद उड़ता हुआ प्रीतम के पास आ जाता था। ऐसा लग रहा था कि प्रीतम और राकेश के बीच में एक अच्छा दोस्ती हो चुका था। ये सब बंगला के बाहर रहकर मनोज, जो कि घर का माली था, वो देखकर हैरान हो चुका था, क्योंकि आज से पहले कोई भी इंसान उस बंगला में एक दिन से भी ज्यादा नहीं टिक पाया था। देखते ही देखते कुछ दिनों के बाद उस बंगले का काम पूरा हो गया। वो बंगला पहले से बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। प्रीतम ने यह साबित कर दिया कि जिसे लोग भूतिया महल कहते थे, उस महल के आसपास भी जाने के लिए डरते थे। अकेला प्रीतम ही उस हवेली में रहकर उसी हवेली को बहुत ही खूबसूरत बना दिया था। एक दिन मनोज ने बहुत ही हिम्मत करके प्रीतम को कहा कि सर जी, मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर आप बुरा ना माने तो मैं पूछ सकता हूँ? तभी प्रीतम ने मुस्कुराते हुए कहने लगा कि मुझे पता है कि आप मुझे क्या पूछना चाहते हैं। अगर आप आपकी सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो आपको मेरे साथ इस हवेली के अंदर जाना पड़ेगा। डरिए मत, मैं अकेला इतने दिनों तक इस हवेली के अंदर ही तो रहकर काम कर रहा था, मगर देखिए मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। अगर आप अपनी डर को कुछ समय के लिए हवेली के बाहर रखकर मेरे साथ हवेली के अंदर आते हैं तो आपको हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। मनोज भी सोचने लगा, बात तो सही है, जिस हवेली को हम सब भूतिया हवेली मानते थे, उस हवेली के अंदर जाने के लिए भी डरते थे। ये इंसान इतने दिनों तक उस हवेली के अंदर रहकर हवेली का काम पूरा कर दिया। चाहे जो भी हो जाए, मैं भी इस हवेली का सच्चाई जानना चाहता हूँ। ये कहकर मनोज प्रीतम के साथ उस हवेली के अंदर जाने के लिए तैयार हो गया। दोनों ही एक साथ उस हवेली के अंदर गए। प्रीतम ने मनोज को देखते हुए कहने लगा कि सर जी देखिए, अब जो भी इस हवेली के अंदर होगा, ये देखने के बाद आपको थोड़ा सा डर लग सकता है। क्या आप तैयार है? मनोज बहुत ही हिम्मत करके कहने लगा कि हाँ मैं तैयार हूँ, मैं इस हवेली का राज जानना चाहता हूँ। तभी प्रीतम जोर जोर से कहने लगा कि देखो, आज हमारे घर में पहली बार मेहमान आए हैं, मनोज जी। इन्हें तो तुम जानते ही होगे, कई सालों से मनोज जी इस हवेली के चारों तरफ जो गार्डन है, मनोज जी उस गार्डन में माली का काम करते हैं। क्या हमारे मनोज जी के लिए तुम कुछ भी नहीं लाओगे? ये सुनने के बाद मनोज थोड़ा सा मुस्कुराया और कहने लगा कि क्या साहब जी, आप इस तरह का बातें कर रहे हैं? यहाँ तो कोई भी नहीं है, आप किसके साथ बातें कर रहे हैं? तभी अचानक ही थोड़ी देर के बाद मनोज ने जो देखा, उसकी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। पहले पहले तो उसे घबराहट सी होने लगा था, मगर उसने जो देखा वो कोई चमत्कार से कम नहीं था। उसने देखा कि आसमान में उड़ता हुआ एक चाय का गिलास मनोज के ठीक सामने आकर रुक गया था। मगर उस समय मनोज के आंखों पर डर नहीं, आंसू था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तभी प्रीतम ने बताया कि मनोज जी, आपकी स्वागत में मेरा दोस्त आपके लिए चाय लेकर आया है, क्या आप चाय नहीं पिएंगे? मनोज मुस्कुराते हुए चाय के गिलास को अपने हाथों पर ले लिया। चाय का गिलास बहुत ही गर्म था, ऐसा लग रहा था कि कोई अभी अभी चाय बनाकर उसके लिए लेकर आया हो। तभी प्रीतम ने कहने लगा कि मनोज जी, आप ये जानना चाहते हैं ना, इतने दिनों तक इस भूतिया हवेली में मैं आखिर कैसे रहा और इतने कम समय में ये सारा काम अकेला ही कैसे कर पाया? इनसे मिलिए, ये है मेरा दोस्त राकेश। आज जो भी मैं काम कर पाया हूँ, इस सब की वजह मेरा दोस्त ही है। जिसे आप एक बुरा आत्मा सोचकर डरते थे, वो ही मेरा दोस्त है राकेश। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कोई बुरा आत्मा नहीं है। तभी प्रीतम ने देखा कि मनोज प्रीतम को अपने गले से लगाकर जोर जोर से रो रहा था। और आगे जो भी हुआ वो सब देखने के बाद प्रीतम के पांव तले जमीन फिसल गया। प्रीतम को सिर्फ आधी सच्चाई पता था। वो सिर्फ ये जानता था कि कुछ साल पहले उस घर के अंदर सिलेंडर फटने के वजह से राकेश का मौत हो गया था, और ये वही राकेश है जो उसके साथ दोस्ती किया था। मगर सच्चाई कुछ और ही था। मनोज ने बताया कि राकेश कोई और नहीं, बल्कि वो उसका खुद का ही बेटा है। कुछ सालों पहले मनोज राकेश को विदेश भेजना चाहता था। वो चाहता था कि उसका बेटा विदेश जाकर अच्छी पढ़ाई करे, मगर राकेश अपने पिताजी के साथ उस हवेली में रहकर
उनके कारोबारों में हाथ बटाना चाहता था। इस बात को लेकर बाप बेटे में एक दिन लड़ाई हो गई। उस वक्त राकेश का बचपना था। उसने कहा कि पिताजी, मैं देखता हूँ आप मुझे कैसे विदेश भेजते हैं, मुझे कोई भी इस हवेली से बाहर नहीं निकाल सकता है। ये कहकर राकेश कमरे के अंदर गया और गुस्से से कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। उस वक्त हमारे एक नौकर की लापरवाही के वजह से महल में आग लग गया। जब तक उस आग के बारे में हमें पता लगता उस वक्त काफी देर हो चुका था। हमने बहुत कोशिश किया कि राकेश को उस कमरे से बाहर निकाले, मगर राकेश अपनी जिद के वजह से उस कमरे से बाहर निकलने के लिए तैयार ही नहीं था। राकेश का माँ कमरे के बाहर रहकर कमरे का दरवाजा खटखटाता रहा और मैं महल के सारे लोगों को आग से बचाकर बाहर निकालने में लगा था। तभी अचानक ही गैस की सिलेंडर फटने की वजह से राकेश की माँ का मौत हो गया। सिलेंडर फटने की आवाज सुनकर राकेश दरवाजा खोला। उसने देखा कि उसके सामने उसका माँ जल रही थी। अपनी माँ को आंखों के सामने जलता हुआ देखकर राकेश बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने सोचा कि उसके वजह से ही उसका माँ आज आग में जल रही है। इस सब का कारण राकेश खुद को समझने लगा और वो जानबूझकर उसी आग में कूद गया जिस आग में उसका माँ जल रही थी। और मैं लाचार होकर महल के बाहर ये सब देखता ही रह गया। मैं कुछ भी नहीं कर पाया। उस दिन मैं भी उसी आग में कूदकर अपना जान देना चाहता था, मगर सारे लोग मुझे पकड़ लिए। वैसे भी मेरे जिंदा रहने का कोई मकसद नहीं था। उसी एक छोटी सी आग ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दिया था। कुछ दिनों के बाद रात में इस महल में किसी की रोने की आवाज़ मुझे सुनाई दिया। कई सारे लोगों को मैं इस महल की मरम्मत करने के लिए बुलाया और उन्हें मुंह मांगे इनाम भी दिया, मगर सब लोग डर के मारे यहाँ से भाग गए। सब कहते थे कि इस हवेली में किसी का भूत है। रात भर मेरे बेटे की रोने की आवाज़ मेरे कानों में गूंजता रहा। मैंने बहुत समझाने की कोशिश किया कि उस दिन रात को जो भी हुआ उसमें उसका कोई भी गलती नहीं है, मगर हर बार इसने मुझे इस हवेली से बाहर निकाल देता था। इसलिए मैंने उस दिनों के बाद इस हवेली के अंदर पाँव नहीं रखा। मेरे पास ढेर सारा पैसा होने के बावजूद भी मैं इस घर से बाहर एक छोटा सा झोपड़ी बनाकर बाहर रहने लगा। मैं बस यही चाहता था कि कोई इसे समझाए कि ये बुरा नहीं है। उस रात जो भी हुआ वो एक हादसा था। मेरा बेटा कभी गलत हो ही नहीं सकता है। मैंने जब तुम्हारे बारे में लोगों के मुंह से सुना तो मैं ही तुम्हें वो खत भेजा था। वो मैं ही हूँ जिसने तुम्हें 10 लाख रुपया दिया था। ये सारे धन दौलत किस काम का, जब मेरा अपना बेटा ही मुझसे नाराज हो गया था। सारे लोग जिसे एक बुरा आत्मा कहकर इस जगह पर आने के लिए डरते थे, आज तुम्हारे वजह से ही मेरा बेटा को ये यकीन हो गया कि वो कोई बुरा आत्मा नहीं है और वो अपने हाथों से मेरे लिए चाय बनाकर लेकर आया। इससे बड़ा खुशी एक बाप के लिए क्या हो सकता है। ये कहकर मनोज जोर जोर से रोने लगा। उस दिन प्रीतम सारी सच्चाई जानने के बाद उसे भी रोना आ गया था। जाने अनजाने उसने बाप बेटे की गलत फहमी की दीवार को तोड़ दिया था। तभी अचानक प्रीतम को ऐसा लगा कि उसके कानों पर कोई कुछ कह रहा है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पिताजी को कहे कि वो ना रोए। अगर वो इस तरह से रोएंगे तो मेरे आत्मा को शांति नहीं मिलेगा। इतने दिनों से मेरे आत्मा इसीलिए भटक रहा था कि मुझे लग रहा था कि मेरे वजह से ही मेरे माँ का मौत हुआ। लोग मुझे एक बुरी आत्मा कहकर बुलाते थे, इसलिए मैं गुस्से से इस हवेली के अंदर किसी को भी आने के लिए नहीं देता था। मैंने आपको काफी ज्यादा परेशान किया, उसके बावजूद भी आपने कभी भी मुझे बुरा नहीं कहा। उस दिन जब आपने मुझे एक अच्छा आत्मा कहा, तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो सब गलत है। आज मुझे अपने पिताजी को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पिताजी को समझाए। अगर वो अपनी जिंदगी हंसते हुए बिताएंगे तो मेरे आत्मा को शांति मिलेगा। तभी प्रीतम ने रोते हुए मनोज को समझाया कि आपको शायद पता नहीं है कि आपका बेटा आपसे कितना प्यार करता है। वो चाहता है कि आप अपनी जिंदगी हंसते हुए गुजारे, तभी जाकर उसकी आत्मा को शांति मिलेगा। क्या आप अपने बेटे की शांति के लिए इतना नहीं कर सकते हैं? उसके बाद मनोज ने अपने आंखों से आंसू पोंछ लिया और कहने लगा कि मेरे बेटे के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आज के बाद मैं कभी भी नहीं रोऊंगा और मैं ये भी चाहता हूँ कि इस हवेली का देखभाल का जिम्मेदारी तुम उठाओ। वैसे भी मेरा उम्र तो हो चुका है और मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है सिवाय तुम्हारे। देखो, मना मत करना। ना चाहते हुए भी प्रीतम मना नहीं कर पाया।
प्रीतम वहां करने के लिए क्या गया था और क्या बन गया। वो रातों रात करोड़पति बन गया था। प्रीतम ने राकेश की आत्मा की शांति के लिए उस हवेली में पूजा पाठ किया। जो लोग उस हवेली को एक भूतिया हवेली कहते थे, सारे लोग उस हवेली का खूबसूरती देखने के लिए वहां जाने लगे। तो दोस्तों, ये था हमारा एक छोटी सी कहानी। वैसे आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसा लगा, मुझे कमेंट में जरूर बताएगा। अगर आप लोगों को हमारा ये कहानी पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक और हो सके तो चैनल को एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।